हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने कोरियन लैंग्वेज क्यों सीखनी शुरू की और कितने टाइम सीखा मैंने और क्या क्या किया है कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखनी शुरू की 2007 में। मैंने जेएनयू में जेएनयू कोरियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट में बीए कोर्स में एडमिशन लिया था। 3 ईयर का फुल टाइम कोर्स था वो। और रीज़न जो था उसका सीखने का, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा आपको कि मेरा कोरियन म्यूज़िक में या कोरियन मूवीज़ में, ड्रामा में और के पॉप में कोई इंटरेस्ट नहीं था जिसे मैंने सीखना शुरू किया था। मुझे जान पता भी नहीं था उसके बारे में। मैंने कोरियन सॉन्ग्स या कुछ भी सुने भी नहीं थे इससे पहले। और एज अ कंट्री भी मेरी कोरिया में कोई बहुत ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो सब रीज़न नहीं था कुछ भी कि कोरिया के बारे में मुझे जानना है या कोरिया जाना है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे पास उस समय बस दो क्राइटेरिया थे कि मुझे क्या करना है उसके बारे में। एक तो था कि आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस, कि मुझे एक यूनिवर्सिटी ऐसी चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए ऐसा जहाँ पर कि काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब प्रॉपर पढ़ाई का एक सिस्टम हो ढंग का। जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी हो, एक अच्छी फैकल्टी हो और अच्छा डिपार्टमेंट ओवरऑल। और दूसरा कि उस इंस्टीट्यूशन का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे दे पाए वो पढ़ाई के लिए। तो पहला क्राइटेरिया तो वो था। तो वो जेएनयू हो सकता था या और भी कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता था वो। तो पहला क्राइटेरिया वो था। दूसरा क्राइटेरिया था कि मुझे कोई एक कोर्स करना था जिसमें कि थोड़ा सा स्कोप एक हो, फ्यूचर कैरियर उसमें हो। एग्जैक्टली ये नहीं कि उसी फील्ड में कुछ मुझे करियर बनाना है, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ, उस फील्ड में भी पढ़ाई करने के बाद कुछ और आप नहीं भी कर पाए तो उसमें जॉब वगैरह मिल जाएगी। ये दो ही क्राइटेरिया थे मेरे। और ओवरऑल मेरा प्लान था कि उस यूनिवर्सिटी में जाके मुझे प्रॉपर कुछ पढ़ाई वढ़ाई करनी है अपने तरीके से, क्योंकि उससे पहले मेरी पढ़ाई कोई बहुत अच्छे से हुई नहीं थी। मतलब जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा था या जिस स्कूल में पढ़ा था मैं, वो गाँव के सरकारी स्कूलों में। तो ऑनेस्टली वो हमेशा मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में लैकिंग है, एक ढंग का एक पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं मिला मुझे। तो आई वॉज लुकिंग फॉर दैट। तो जेएनयू का जो फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट था, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, वो मेरे क्राइटेरिया पे बिल्कुल फिट बैठ रहा था। क्योंकि जेएनयू एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी और पढ़ाई के तौर तरीके, एनवायरनमेंट, इन सब के मामले में बिल्कुल टॉप लेवल पे था इंडिया में, और अभी भी है मुझे लगता है। हालांकि कई गलत रीजंस की वजह से रिसेंटली वो न्यूज़ में रहा है, लेकिन ओवरऑल उन सबको हटा के अगर आप सिर्फ पढ़ाई की बात करें तो काफ़ी कुछ बेहतर है देने के लिए जेएनयू के पास। तो एक तो वहाँ फिट बैठ रहा था वो। और दूसरा कि फॉरेन लैंग्वेज में मैंने जो रिसर्च करके देखा तो मुझे लगा कि इट कैन बी ए गुड कैरियर ऑप्शन। तो वो जब एक बार डिसाइड हो गया कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है जेएनयू में, तो नेक्स्ट ऑप्शन था कि कौन सी लैंग्वेज सीखें। तो उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लैंग्वेजेस थी वो थी चाइनीज़, और जापानीज़ भी काफ़ी पॉपुलर थी, और स्पेनिश भी पॉपुलर थी। ये 3-4 लैंग्वेजेस थी मेनली पॉपुलर में। कोरियन का नहीं था इतना। वाकई में ऑप्शन में वहाँ पे जेएनयू में जब मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ऑप्शन पूछते थे वो कि 3 ऑप्शन आपको देने हैं प्रायोरिटी के सीक्वेंस में, कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये लैंग्वेज है, सेकंड प्रायोरिटी ये लैंग्वेज है, और इसमें भी नहीं हुआ तो थर्ड प्रायोरिटी में ये लैंग्वेज है। तो जनरली लोग कोरियन लैंग्वेज को सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में डालते थे और कट ऑफ उसी हिसाब से होता था। लेकिन मुझे मेरे रिसर्च के हिसाब से मुझे लगा कि कोरियन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्कोप अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि मैंने देखा कि उस समय तक में कोरियन लैंग्वेज कुछ था नहीं इंडिया में, बहुत इंस्टीट्यूशन भी नहीं थे, अच्छे बोलने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं थे कंपैरेटिवली, जितना बिजनेस है कोरिया का और इंडिया का आपस में उसके हिसाब से। तो वो पूरे एनालिसिस के बाद मुझे लगा कि दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मैंने प्रायोरिटी में अपने टॉप पे कोरियन लैंग्वेज को डाला कि मुझे कोरियन में ही एडमिशन लेना है, और एंट्रेंस में मेरा हुआ। और उसके बाद प्लान मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई डीप स्टडी करी है कोरियन लैंग्वेज में। लेकिन एक बार जब मैं सिस्टम में गया तो फिर मेरा रिज़ल्ट भी थोड़ा अच्छा था कोरियन लैंग्वेज में, ओवरऑल मैं अच्छा कर रहा था। तो उससे थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन और बढ़ता गया, और मैं जितना टाइम देना चाहता था उसकी पढ़ाई में कोरियन लैंग्वेज की, उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम देने लगा। तो उसके बेस पे मुझे एक बार 2009 में कोरिया आने का भी मौका मिला 15 डेज़ के लिए। यहाँ पे एक
कोरियन गवर्नमेंट ने यूथ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें अलग अलग सारी एशियन कंट्रीज से वो लोगों को, स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे थे। तो उसमें इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वो मेरा 15 डेज़ के लिए इस कंट्री से पहला इंटरेक्शन था, और वो डेफिनेटली काफ़ी उसने इम्प्रेस किया मुझे, ओवरऑल कोरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कल्चर ने और सारी चीज़ों ने। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की वहाँ से, जेएनयू से, कोरियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट से, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी एक कि मैं या तो जॉब करूँ वहाँ पे। मेरे पास ऑफ़र थे ठीक ठाक, क्योंकि कोरियन लैंग्वेज में मेरे डिग्री वगैरह रिजल्ट अच्छा था काफ़ी, और ठीक ठाक थी मेरी बोलने की जो स्किल थी वो। तो वहाँ पर जॉब की तो थी ही अपॉर्चुनिटी। दूसरा मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, कि कोरियन गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है KGSP, उसको लेकर के मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकता था। तो वो एक कन्फ्यूज़न वाला टाइम था कि जाऊँ या नहीं जाऊँ कोरिया, या यहीं पे कुछ करूँ। बट अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया कि बाहर एक दूसरे कल्चर में, दूसरी कंट्री में आपको रहने का और वहाँ पढ़ाई करने का अगर मौका मिल रहा है, तो डेफ़िनेटली वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बाद का पता नहीं लाइफ में आप क्या आप सिचुएशन हो और आप कहीं और जाके रह पाएँ ना रह पाएँ, तो ठीक है। इस एज में अगर आपको सीखने का मौका मिल रहा है, कि ओवरऑल आपका आउटलुक चेंज हो जाता है, आप दूसरी कंट्री में, दूसरे कल्चर में रहते हैं, तो नज़रिया बदल जाता है आपका, आपको एक्सपोजर एक अलग लेवल का मिलता है। तो ये सब सोच करके मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गो टू कोरिया। तो 2010 में मैं यहाँ पे आया, और KGSP स्कॉलरशिप में उस वक्त, अभी भी आई थिंक वो टर्म कंडीशन है कि 1 ईयर आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग करनी होती है, और उसके बाद आपको मास्टर्स या PhD जो भी आपका है उसमें एडमिशन मिलता है। तो 1 साल मैंने SNU में, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सीखी। उसके बाद वहाँ अब मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया, और मेरा मेजर था टीचिंग कोरियन एज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो कोरियन लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है फॉरेनर्स को, उसमें करना था वो। और उसमें स्टूडेंट्स फॉरेनर्स भी थे और कोरियन लोग भी थे, क्योंकि कोरियन लोग भी बाहर दूसरे देशों में पढ़ाने जाते हैं, तो वो वही डिग्री करके जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। और 2014 में मैंने कंप्लीट किया अपना मास्टर्स, और उसके बाद फिर अगेन अपॉर्चुनिटी थी कि या तो मैं कोरिया में ही रुक जाऊं और यहाँ पे ही जॉब करूं, और या फिर इंडिया वापस जाऊं। बट मुझे लगा कि ऐसा कोई मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं था कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर रहूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि इंडिया जाऊँगा मैं। तो मैं चला गया वापस, और मेरा टीचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही। पढ़ाने में बस मुझे अच्छा लगता है। तो पैसे थोड़े कम भी मिले, लेकिन अगर पढ़ाने का काम हो तो मुझे अच्छा लगता है उसमें। तो वहाँ जाने के बाद JNU में एक अपॉर्चुनिटी थी पढ़ाने की एज अ फैकल्टी। तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और मैंने 2 साल पढ़ाया वहाँ पे BA MA के स्टूडेंट्स को। और उस पढ़ाने के ड्यूरेशन में ही मैंने सोचा कि जब हूँ ही मैं JNU में, तो मैंने MPhil में भी एडमिशन वहाँ पे लिया था कोरियन लैंग्वेज में। हालांकि MPhil का और PhD का जो वहाँ का लेवल है वो कोरिया के MA वाले लेवल से भी नीचे है, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस कंट्री में यहाँ की लैंग्वेज में कर रहे हैं डिग्री, और एक आप दूसरी कंट्री में कर रहे हैं एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो लेवल में डिफरेंस होता है। लेकिन मैंने MPhil किया वहाँ से, और PhD में भी मैं एनरोल्ड था। अभी भी मैं उसमें, मेरा बस डिसर्टेशन सबमिट होना है। बीच में मैंने ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह थे करने। अपना काम मेरा साइड का है, कुछ भी ब्लॉगिंग का, साइड से रिलेटेड अदर प्रोजेक्ट्स में करता रहता हूँ। तो कोरिया वापस में पिछले साल मुझे आना पड़ा काम की वजह से। 2019 में जून में मैं आया था, तो 1 साल हो गया फिर से आए हुए, और फ़िलहाल तो अभी यहीं हूँ, देखिए कब तक रहता हूँ। तो कोरिया इज़ लाइक माई सेकेंड होम। यहाँ पे आना ऐसा कुछ नहीं लगता कि कहीं दूसरी कंट्री में आ गया हूँ, लगता है बस दूसरे घर में आ गया हूँ एक जगह से। तो दैट्स माई जर्नी। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे सीखते हुए और सिखाते हुए भी, और इस फील्ड में अलग अलग काम कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरी जर्नी रही है, और कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। एजुकेशन वाली फील्ड में भी रहा हूँ, पढ़ने पढ़ाने, उसके स्टडी मटेरियल डेवलप करने और ये सब में। और बाकी काम के उसमें भी मैं रहा हूँ काफ़ी एक्टिव। अलग अलग मैंने काफ़ी मेजर कंपनीज़ के लिए काम किया एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट और एज अ लिंग्विस्ट। तो ये मेरा है। आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन हो मेरे बारे में तो आप पूछ सकते हैं, मेरे कोरियन लैंग्वेज बैकग्राउंड के बारे में, कोरियन लैंग्वेज में मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, कुछ भी ओवरऑल कोरिया और मेरे रिलेशन के बारे में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।